बच्चों, पिछली स्लाइड में हमने जो नाटक के तत्व हैं उनको पढ़ा था। अब विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक नाटक के लिए आवश्यक होता है उसका कथानक। नाटककार को कथा वस्तु इस बात को ध्यान में रखकर लिखनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। मतलब आप देखिए, कभी भी अगर आपने नाटक पढ़ा हो तो आप देखेंगे उसमें कोष्ठक में या ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी जाती हैं। वो इसलिए लिखी जाती हैं कि जब भी उसका मंचन हो तो नाटक जो डायरेक्टर है या निदेशक है उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो, कहाँ क्या चीज़ चाहिए वह सभी उसे पता होगा। नाटक की कथा वस्तु सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक या काल्पनिक कैसी भी हो सकती है, किसी भी इस पर लिखा जा सकता है नाटक। ठीक है। अब कौतूहल उसमें हो, मतलब एकदम रोमांच हो कि क्या होगा, इस तरह का भाव उसमें, रोचकता हो कि ताकि जो दर्शक है वह उससे जुड़ा रहे। शून्य से शिखर की तरफ विकास हो, मतलब स्टार्टिंग जब होती है और जब उसका एंड हो तो चरमोत्कर्ष हो, मतलब सबको मतलब उस बांधे रखे नाटक आखिर तक। ऐसा ना हो कि हाँ बीच में ऐसा टूटता हुआ सा, बिखरता हुआ सा लगे नाटक और जो दर्शक है वो उठ के चल पड़े। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। नाटक की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। नाट्य शास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक कैसे बनेगा जब तक शब्द नहीं होंगे? शब्द तो बहुत ज़रूरी है ना, ऐसे मूक नाटक तो हो नहीं सकते। हमारी पहली कह सकते हैं जब फिल्म बनी थी, बोलती फिल्म, तभी दर्शक उससे जुड़ पाए। अन्यथा आप देखो, टॉम एंड जेरी आप सभी ने देखा होगा, उसमें शब्द नहीं है लेकिन हम समझते हैं, लेकिन उसमें समझने के लिए बहुत ध्यान, एकाग्रता की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। या चार्ली चैपलिन की आपने फिल्में देखी हों तो उसमें आप देखेंगे उसमें जहाँ शब्द नहीं होते, जहाँ भाषा नहीं होती, वहाँ जो अभिनेता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक सशक्त अभिनय की। आगे उसका अभिनय अगर कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ भाषा उसकी पूरक बन जाती है। ठीक है। नाटककार द्वारा आवश्यक है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। भाषा में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फैलाव ना हो, विस्तार ना हो, संक्षिप्त हो और संकेतों के माध्यम से भी समझाया जा सके। नाटक की भाषा अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक ज़्यादा हो, उसमें दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो। जब नाटक लिखे जाते हैं उसमें देखा कि हाँ भाई अब अगला दृश्य, पर्दा उठता है, एक तरफ मेज रखी है, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला है, एक बड़ा सा फूलदान भी किनारे रखा है। तो ये क्या है? क्रियात्मक दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें आप जब लिखनी शुरू करते हैं, नाटक अभिनय करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। नाटक की भाषा ऐसी हो कि वह अपने शाब्दिक अर्थ से अधिक व्यंजना की ओर ले जाए। ठीक है। नाटक का केवल एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रवाह कहानी या उपन्यास के 20 से 25 पृष्ठों के बराबरी कर सकता है। कहते हैं ना कि अब बिल्कुल शांति, ठहराव, दर्शक बिल्कुल शांत हो जाता है कि अब क्या होगा। अंधकार, धीरे धीरे उजाला आता है और मंच पर जो अभिनेता है या अभिनय जो कर रहा है वह दिखना प्रारंभ होता है। ध्वनि जो साउंड इफ़ेक्ट होता है वो भी बहुत कुछ बयां कर जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। आगे संवाद। संवाद बहुत महत्वपूर्ण कड़ी। नाटक का सबसे आवश्यक और सशक्त माध्यम है संवाद। जब तक संवाद नहीं होगी, वार्तालाप नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं होगी, तो नाटक क्या, नाटक अभिनय कैसे होगा अगर संवाद नहीं होगा। संवाद के अभाव में नाटक को अभिनय करना असंभव है। वहाँ पर जो निर्देशक है वह अपने जो पात्र है या अभिनय करने वाला कलाकार है उससे वह कुछ नहीं करवा सकता बिना संवाद के अभाव के। तो संवाद कह सकते हैं अनिवार्य तत्व है। इससे जो होता है नाटक सहज हो जाता है। संवाद जो कैसे, अब संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए और उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दर्शक को समझ आ सके। और कह सकते हैं वो स्थिति परिवेश के अनुकूल हो,
दर्शक तक उसकी पहुंच हो, प्रभावशाली हो कि दर्शक को वह अपने से जोड़ सके। जितने क्रियात्मक संवाद होंगे नाटक उतना ही ज़्यादा सफल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हैमलेट का प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी, या स्कंदगुप्त के नाटक का संवाद अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। क्योंकि संवाद कहते हैं ना, टैगलाइन बन जाते हैं, एक फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं संवाद, और लोग उन्हें ही दोहराते रहते हैं। अब पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वह सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो। ऐसा ना हो कि एक तरह से बोलते चले। कई बार आप देखो, आप क्लास में जब रीडिंग करते हैं तो आपको टोका जाता है कि इस तरह से नहीं, थोड़ा सा अपने वॉइस में एक उतार चढ़ाव लेकर आओ, बोलने का अंदाज़ ऐसा हो कि हाँ प्रभावित करे, वो शब्दों को पूरी तरह से जस्टिफाई करे। तो यहाँ क्या है, जो नाटक के जो चरित्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो ऐसे ना हो कि बस उस सतह ही चले जा रहे हैं, उन्हें में कोई हाव भाव है ही नहीं, वो बिल्कुल अपनी एक तरफा या पूरी तरह से न्यूट्रल होकर अपनी बात बोलते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं होने चाहिए। चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे स्थितियों के मुताबिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। जैसे जैसे स्थिति है उसी के अनुसार उनके हाव भाव, उनके विचार आएँ, उनकी क्रियाएं प्रदर्शित हों। पात्रों का चयन कथन अनुसार ही किया जाना चाहिए। जैसे कथन है उसी अनुसार। अब जैसे कथन है ग्रामीण परिवेश का, शब्द आए हैं ग्रामीण, ले लिया शहरी को, तो बिल्कुल कह सकते हैं विरोधाभास होगा, वह इतना लुभावना, इतना अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि पात्र और जो संवाद हैं उन दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे देखिए नाटक की शिल्प रचना। अब जैसे आप कविता पढ़ते हैं तो आपको करना है शिल्प सौंदर्य, उसमें कौन सा रस है, भाषा है, छंद है, अलंकार है, ये सब बताया जाता है। अब नाटक के संदर्भ में वर्तमान काल में हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। जैसे सर्वप्रथम तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम जो संस्कृत के नाटक हैं उनका ढांचा मौजूद है। मतलब एक होते ना माइलस्टोन, जो एक पहुंच गया अपनी चरम सीमा पर, उसी को आधार बनाकर नाटक लिखे जाएं। वो ऐसे नाटक हैं जिनको अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। उन्हें ही हम कहते हैं एक आइडल नाटक, एक आदर्श के रूप में उपस्थित है। उन्हीं के आधार पर नाटककार नाटक लिखता चलता है। अब देखिए दूसरा लोक नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है, सब कुछ मौखिक रचना के आधार पर मिलता है। पारसी नाटक का अपना एक अलग शिल्प है जो शेरो शायरी संगीत पर आधारित है। नुक्कड़ नाटक की अपनी पहचान है। मैंने सब नाटकों को आपको बताया है कि मंच पर अभिनीत होने वाले नाटक, नुक्कड़ नाटक अलग अलग। कठिन स्थलों की व्याख्या। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। नाटक एक जीवंत माध्यम है। जब भी कोई दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान के साथ एक टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। इसी कारण रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। मैं कभी भी यथास्थिति जो चीज़ें चल रही हैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। इसी कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी निरंतर बनी रहती है। जिस नाटक में इस प्रकार की संतुष्टि, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त साबित होगा। जैसे मैंने आपको कहा था कहानी में जितने अवरोध आएंगे कहानी उतना ही विकास प्राप्त करेगी, वैसे ही नाटकों में भी जितने ही पात्रों में अवरोध उत्पन्न होंगे उतना ही वो बेहतर एक संजीदा नाटक बनता जाएगा। नाटककार को रचनाकार के साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए, संपादक एडिटर। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है कथानक। ठीक है, जैसे मैंने बताया जिसके चारों तरफ कहानी घूम रही है। अब नाटककार को शिल्प या रचना की तमाम समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। अब उसके बाद क्या होगा, पहले तो घटनाओं की स्थितियों
या दृश्यों का चुनाव, फिर उसके बाद उसे क्रम में रखना, शून्य से शिखर की तरफ ले जाना, कला उसे निश्चित रूप में आनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पहले उसने संवाद लिख दिए, अब वो सोचे कि यार वो कहाँ, कौन सा मैं पृष्ठभूमि कौन सी लूँ, अच्छा पात्र कैसे होने चाहिए। एक क्रमबद्ध तरीके से उसका सारा नाटक होना चाहिए, तभी वह संपादित हो सकता है। अब देखिए प्रवाह चित्र, एक ग्राफ है। नाटक एक दृश्य काव्य है जिसे पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखा जा सकता है। एक रिवाइज, हम यहाँ रिवाइज करेंगे, नाटक के बीच में पिरामिड की शक्ल में। इधर क्या बोला गया कि नाटक क्या है, देखा सुना और पढ़ा जा सकता है। नाटक के तत्व क्या क्या है, कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देशकाल एवं वातावरण। अभिनयता, नाटक अपनी संपूर्णता तब प्राप्त करता है जब उसका मंचन किया जाता है, ठीक है। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। नाटक में अस्वीकार की स्थिति निरंतर बनी रहती है, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चंस आते हैं कुछ कि भाई रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, क्या आप लेखक के इस विचार से सहमत हैं? अपना विचार रखें। नाटक की शिल्प रचना पर प्रकाश डालिए, नाटक के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अब एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नाटक से संबंधित आता है तो उसे करने में पूर्णतः सक्षम है। यदि कोई अभी भी संदेह या संशय रहती है, शंका आपको रहती है कि नहीं समझ आया, तो हम